नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज भारत के संविधान में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये पूरे संविधान के चैप्टर में सबसे कठिन चैप्टर माना जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है इसको समझना। उसका कारण ये है कि ना किताबों में सही से जानकारी दी गई है और ना ही कोई सही से जानकारी देने वाला है। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, छोड़िएगा मत और ना ही आगे बढ़ा कर देखिएगा। हर एक बात को समझने की कोशिश करिएगा जो हम समझा रहे हैं। मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा और वीडियो के आखिर में आप कह देंगे कि हाँ, जीवन में अब शायद दोबारा हमें इस चैप्टर को नहीं समझना पड़ेगा। आप चाहे प्रतियोगी छात्र हों, चाहे सामान्य नागरिक हों, आपने इस वीडियो को देखने के लिए क्लिक किया है तो इसका मतलब कि आप इस टॉपिक को समझना चाहते हैं। मैं आपको एक बार फिर से कह रहा हूं कि निराश नहीं करूंगा, अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, यहां मैंने कुछ लिख दी हैं बातें, कारण ये है कि समय थोड़ा बचे, इसलिए पहले आप समझिए कि संविधान में 22 भाग हैं, तो एक भाग है 5। ये भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक है। 100 अनुच्छेदों में इसका वर्णन किया गया है। अब भाग 5 में है क्या? भाग 5 में संघ के बारे में है, यानी कि केंद्र के पूरी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन सब के बारे में मतलब भाग 5 में बताया गया है। तो भाग 5 में ही कई मतलब उपभाग बनाए गए हैं। तो जो इसमें पहला भाग है, पहला उपभाग है, उसका नाम है कार्यपालिका। कार्यपालिका का वर्णन अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 78 तक है और इसी कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। तो हम लोग राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति का स्पेशल निर्वाचन समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अनुच्छेद 54 में देखते हैं। इसमें लिखा गया है इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचक मंडल, यानी इसमें यह बताया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले कौन कौन होंगे, उनके पूरे समूह को निर्वाचक मंडल कहा जाता है। और उसमें कौन कौन शामिल होता है स्पष्ट रूप से संविधान में बताया गया है 54 में। सबसे पहले बताया गया है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य चुने जाते हैं। संसद के निर्वाचित सदस्य, इसका मतलब कि सांसद 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं निर्वाचित और एक होते हैं मनोनीत। जैसे संसद में 2 पार्ट होते हैं, एक हालांकि 3 पार्ट होते हैं। राष्ट्रपति भी संसद का ही भाग होता है। तो चूंकि हम राष्ट्रपति के बारे में देख ही रहे हैं, तो अब बचा क्या? लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद का एक सदन निम्न सदन लोकसभा है और उच्च सदन राज्यसभा है। अब लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, एंग्लो इंडियन। अगर एंग्लो इंडियन को मतलब स्थान नहीं मिला है लोकसभा में, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि उन्हें मनोनीत कर सकता है। तो चूंकि राष्ट्रपति उन्हें मनोनीत किया है, इसलिए जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो वो लोग राष्ट्रपति को वोट नहीं करते हैं, बल्कि वे लोग वोट करते हैं जो चुन कर आए हुए हैं। तो इनकी संख्या है 543, यानी कि लोकसभा के 543 सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा होता है सीधे। तो यही 543 लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं लोकसभा के। इसके अलावा राज्यसभा के 233 लोग भाग लेते हैं, क्योंकि 233 लोगों का चुनाव होता है। बेशक इनडायरेक्ट चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, लेकिन चुनाव तो होता ही है, इसीलिए ये भी भाग लेते हैं। इसके अलावा जितने भी राज्यों में विधानसभा है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जितने भी राज्य हैं जहां जहां विधानसभा है, हालांकि कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है, तो विधान परिषद को इसमें शामिल नहीं किया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, विधानसभा है, तो विधान परिषद की जो 31 सीट है, 31 लोग हैं, वे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। लेकिन जो विधानसभा के सदस्य हैं 403, 402 लोग, वो शामिल होंगे। तो इसीलिए लिखा गया है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और दिल्ली और पांडिचेरी, दिल्ली प्लस पांडिचेरी, ये यूटी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है।
और भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन वहां पे विधानसभा नहीं है। दिल्ली और पांडिचेरी के केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा भी है, इसलिए इस विधानसभा के भी यानी कि विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं। शुरुआत में वोट नहीं करते थे। 1992 में ये व्यवस्था की गई। 1992 के पहले जब राष्ट्रपति का चुनाव होता था तो केवल लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य शामिल होते थे। दिल्ली पांडिचेरी के शामिल नहीं होते थे, लेकिन 1992 से शामिल होने लगे। इसके लिए संविधान में संशोधन किया गया। तो ये दोनों विधायक मिला करके यानी पूरे राज्य के विधायक मिला करके इनकी संख्या हो जाती है 4120। तो आगे लिख देते हैं 4120। अब इन सब को जोड़ दीजिए, 3 3 6, 4 3 7 2 9, 5 2 7 1 8 और 4। अगर आप इन दोनों को स्पेशल जोड़ देंगे तो ये 776 हो जाएंगे, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के। इसका मतलब कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उस राष्ट्रपति के चुनाव में अधिकतम 4896 लोग भाग ले सकते हैं। अधिकतम क्यों कहा? क्योंकि हो सकता है कुछ लोग वोटिंग करने ना जाए, क्योंकि 100% तो वोटिंग होती नहीं कहीं, इसलिए अधिकतम 4896 लोग ही वोट देने जाएंगे। कितने सांसद जाएंगे? तो 776। लोकसभा के 543, राज्यसभा के 233 और 4120 विधायक। 776 सांसद, 4120 विधायक, दोनों मिलाकर के 4896 लोग वोटिंग करने जाएंगे। यहां तक बात समझ में आ गई ना? अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो 4896 वोट पड़ती है? नहीं, यहां पे आपको समझना है 4896 लोग वोटिंग करने जाते हैं, लेकिन वोट नहीं है 4896, वोट तो 10 लाख से भी ज्यादा है। तो ऐसा क्यों किया गया? यानी एक व्यक्ति जब वोट करने जाएगा, जैसे उत्तर प्रदेश का कोई विधायक जब राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करेगा तो उसके वोट की गिनती 1 नहीं होगी बल्कि 208 होगी। इसी तरह से यूपी के अगर 2 विधायक वोट कर दिए तो इसका मतलब राष्ट्रपति को कितना वोट पड़ गया? 416 वोट पड़ गया। लेकिन सिक्किम का जो विधायक है वो वोटिंग करने जाएगा तो राष्ट्रपति को केवल 7 वोट मिलेगी। यूपी का एक विधायक वोट करेगा तो 208 वोट पड़ेगी, सिक्किम का एक विधायक वोट करेगा तो केवल 7 वोट पड़ेगी, तमिलनाडु का कोई विधायक वोट करेगा तो 176 वोट पड़ेगी। यानी हर राज्यों के विधायक का वोट अलग अलग है। तो ये कैसे है ये आपको आगे बताएंगे। इसके अलावा जब राष्ट्रपति को सांसद वोटिंग करेंगे तो हर सांसद की वोट, एक सांसद की वोट 708 मानी जाएगी, चाहे वो राज्यसभा के हों चाहे वो लोकसभा के हों। इसका मतलब कि एक सांसद की वोट की वैल्यू ज्यादा है और एक विधायक के वोट की वैल्यू कम है। तो ऐसा क्यों किया गया ये हम समझेंगे, और उसके बाद ऐसा ये किस प्रकार किया जाता है इसका वर्णन अनुच्छेद 55 में दिया गया है। यानी अनुच्छेद 54 में तो केवल ये बताया गया कि राष्ट्रपति को कौन कौन वोट देता है, बस। इसके अलावा अब 55 में ये बताया गया है कि किस प्रकार से वो वोट देता है और किस प्रकार से उसके वोट की कीमत निकाली जाती है, मूल्य निकाली जाती है, और कब क्यों 10 लाख के पार वोटिंग हो जाती है, ये आपको समझना है। दुनिया में जितने भी प्रकार के चुनाव होते हैं, मुख्यतः भारत में 2 प्रकार के चुनाव होते हैं। एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन, एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब प्रत्यक्ष चुनाव, इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब अप्रत्यक्ष चुनाव। तो प्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है? जब सीधे जनता वोटिंग करने जाती है उसे प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं, और जिस चुनाव में जनता वोट नहीं करती बल्कि जनता के द्वारा चुने गए व्यक्ति वोट करते हैं उसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। जैसे आप लोकल में देखे होंगे ब्लॉक प्रमुख का जब चुनाव होता है तो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में सीधे जनता नहीं वोट करती, ग्राम के प्रधान जो होते हैं उनको जनता चुनती है। तो गांव के प्रधान का चुनाव प्रत्यक्ष हुआ, लेकिन ब्लॉक प्रमुख का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं हुआ, क्योंकि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जनता भाग नहीं लेती बल्कि जनता द्वारा चुने गए क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिन्हें आप बीडीसी कहते हैं, वो ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं।
तो जब सीधे जनता वोटिंग न करे उसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। तो राष्ट्रपति के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था की गई। ठीक है, अब देखिए अप्रत्यक्ष चुनाव भी कई प्रकार के होते हैं। एक होता है आगे निकल जाने की प्रक्रिया और एक होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व। आगे निकल जाने की प्रक्रिया का मतलब होता है कि मान लीजिए 3 लोग चुनाव में भाग ले रहे हैं ABC, और वोट है 30 वोट कुल है। उदाहरण के लिए समझिए, A को मिला 10 वोट, B को मिला 13 वोट और C को मिला 7 वोट। 30 वोट हो गया, 13 7 20 10 30। फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट यानी आगे निकल जाने की प्रक्रिया यह है कि भले चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ है, इसमें जो व्यक्ति ज्यादा वोट पा गया वो विजयी हो गया। जबकि देखा जाए तो 10 7 17 लोग इसको वोट नहीं दिए हैं, यानी कि आधे से ज्यादा लोग इसको पसंद नहीं किए हैं, आधे से कम ही लोग इसको पसंद किए हैं, लेकिन ये व्यक्ति चुनाव जीत गया। इसे कहते हैं आगे निकल जाने की प्रक्रिया। यानी कि जनता सब ज्यादा पसंद नहीं की, कम ही पसंद किए हैं, फिर भी ज्यादा लोग खड़े होने के कारण इनको उन लोगों से कुछ ज्यादा वोट मिल गई, इसलिए ये जीत गए। जैसे गांव का प्रधान, जैसे लोकसभा के सांसद, जैसे कि BDC, इनके लिए कोई सीमा नहीं रखी गई कि इतना वोट पाओगे तभी जीतोगे। ऐसा नहीं, आप अपने प्रतिद्वंदी से ज्यादा पा जाएं आप जीत जाएंगे। इसे आगे निकल जाने की प्रक्रिया कहते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में इस प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया, बल्कि कोटा सिस्टम किया गया और आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर कोटा का निर्धारण होगा, यानी कि एक वोट की कीमत बताई जाएगी कि इतना कोई राष्ट्रपति पाएगा तभी वो जीतेगा, अन्यथा नहीं। इसके अलावा इसमें जितने भी मतलब भारत में धर्म है, संप्रदाय हैं, उनका भी ध्यान रखा गया है। जैसे मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं। तो अगर फर्स्ट आगे निकल जाने की प्रक्रिया ही अपनाई जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी ध्रुवीकरण हो जाएगा तो जो बहुमत में हैं लोग, जैसे कि हिंदू, तो हिंदू जिसको चाहेंगे केवल वही जीतेगा। ये खतरा है। लेकिन यहां पर चूंकि एक तरह से सीटों का निर्धारण हो जाता है, जगह जगह पे बना दिए जाते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज बना दिए जाते हैं, तो वो उनका प्रेजेंटेशन होता ही है। इसके अलावा विभिन्न राज्य में जितनी जनसंख्या है, हर राज्यों के नागरिकों को समान वोटिंग करने का भी अधिकार यहां मिले, ये भी इसमें देखा जाता है। हालांकि जनता वोट डायरेक्ट नहीं करेगी, लेकिन जनता की ओर से उनके विधायक करेंगे ना, उनके सांसद करेंगे। तो हर राज्य के विधायक शामिल हों, हर राज्य के सांसद भी शामिल हों, इन सब का ख्याल रखा जाता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व में। और आनुपातिक प्रतिनिधित्व जो प्रणाली है ये भी 2 तरह से काम करती है। तो अब राष्ट्रपति के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व में कौन अपनाया गया है? तो एक होता है हेयर सिस्टम, हेयर नामक विद्वान ने बनाया था। एक होता है लिस्ट सिस्टम। तो लिस्ट सिस्टम में एक तरह से फिक्स कर दिया जाता है कि जैसे मान लीजिए 100 पोस्ट है, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, तो मान लीजिए कि 70% इनकी आबादी है, 20% इनकी आबादी है, 10% इनकी आबादी है। तो 100 सीट में 70 सीट इनकी, 20 सीट इनकी, 10 सीट इनकी, इस तरह से निर्धारण कर दिया जाता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं किया गया है। यहां पर एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली अपनाया गया है। इसी को हेयर सिस्टम कहते हैं और इसका अंग्रेजी नाम है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली, कहीं कहीं हिंदी में लिखा रहता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। तो अभी एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली समझने के पहले थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि मत मूल्य कैसे निकाला जाता है, यानी हर विधायक की वोट की कीमत अलग अलग कैसे होती है। इसको समझ लें, फिर ये देख लें कि कितना वोट पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है और कितना कोटा निर्धारण किया गया है। तब उसके बाद इसको समझा करके फिर कैसे वोटिंग होती है ये आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए मत मूल्य यानी कि वोट वैल्यू, इन निकालने के लिए 2 बातों का ध्यान में रखना आवश्यक होता है। संविधान में लिखा है, एक होता है समरूपता और एक होता है समतुल्यता।
समरूपता समतुल्यता। समरूपता का मतलब ये होता है कि जिस भी राज्य के विधायक वोटिंग में शामिल होंगे उस राज्य के प्रत्येक विधायक के वोट की कीमत बराबर होगी। जैसे यूपी के 400 विधायक अगर वोटिंग करने गए तो हर विधायक के वोट की वैल्यू समान होगी। ऐसा नहीं कि इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के किसी विधायक के वोट की वैल्यू 208 है और लखनऊ के किसी विधायक के वोट की वैल्यू 308 हो जाए। ऐसा नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के हर विधायक की वोट की कीमत बराबर होगी। यह है समरूपता। समतुल्यता का मतलब होता है कि जनसंख्या का ध्यान में रखा जाए हर राज्यों में, यानी कि अगर बड़ा राज्य है तो वहां के विधायक का मत मूल्य ज्यादा हो, छोटा राज्य है तो वहां के विधायक का मत मूल्य कम हो, क्योंकि वो कम लोगों को रिप्रेजेंट करता है और बड़े राज्य के विधायक ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पहली बात हो गई कि समरूपता और समतुल्यता देखा जाता है राज्य के स्तर पर। इसके अलावा यह भी देखा जाता है कि केंद्र और राज्य बराबर हों। केंद्र और राज्य बराबर का मतलब यह होता है कि जो एक तरफ 776 सांसद हैं और जो एक तरफ 4120 विधायक हैं, तो 776 गुणित 4120 गुणित, अब यहां पे गुणित नहीं होगा क्योंकि सब अलग अलग है, फिर भी एक पल के लिए मान लेते हैं कि हर विधायक का वोट की कीमत बराबर है। अगर तो दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। मतलब अगर इधर मान लीजिए कि टोटल आ रहा है 100 तो इधर भी टोटल आना चाहिए 100 लगभग। इससे यह होगा कि जो केंद्र के सांसद हैं वो मिलकर के उतनी औकात रखते हैं जितनी औकात पूरे राज्य के विधायक मिलकर रखते हैं। यानी यहां केंद्र को वरीयता न दी जाए राज्यों से और न राज्यों को वरीयता दी जाए केंद्र से, बल्कि दोनों की वोट की कीमत बराबर हो। 4120 विधायक मिलकर के जितना वोट डालें उतना ही वोट 776 सांसद भी डालें। तो मत मूल्य सबसे पहले विधायक का निकाला जाता है, तब उसके बाद सांसद का। तो किसी भी राज्य के एक विधायक का मत मूल्य निकालने के लिए यह फार्मूला अपनाया जाता है। लिखा है ना, किसी राज्य के एक विधायक का मत मूल्य बराबर उस राज्य की कुल जनसंख्या में भाग कर दीजिए कुल निर्वाचित सदस्यों से। कौन निर्वाचित सदस्य? कुल निर्वाचित विधायक, यानी राज्यसभा विधान परिषद शामिल नहीं होगा। सिर्फ यही फार्मूला है। लेकिन यहां पर समस्या एक ये है कि कुल जनसंख्या में जब वहां के कुल विधायक का भाग करेंगे तो संख्या बहुत ज्यादा आ जाती है। जैसे उदाहरण के लिए अभी मान लीजिए किसी राज्य की जनसंख्या मान लीजिए है 20 लाख, वहां पर विधायकों की संख्या है मान लीजिए 20, तो 20 से 20 कैंसिल हो गए, बचा कितना? 1 लाख। इसका मतलब कि वहां के एक विधायक का मत मूल्य 1 लाख होगा। तो ऐसा नहीं, इसमें कहा गया कि अब इसमें आप 1000 का और भाग कर दीजिए, यानी कि भागा 1000। 1000 का और भाग कर देने से ये संख्या थोड़ी कम हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो एक विधायक का मत मूल्य हो जाएगा 100। ऐसा इसलिए किया गया ताकि बहुत ज्यादा वोट का मतलब वोट ना हो जाए, तो गिनती कैसे होगी, समस्या बहुत होगी। तो इसीलिए जितना भी कुल जनसंख्या है उसमें जब कुल निर्वाचित विधानसभा के सदस्यों का भाग होता है तो उसमें जो भी आता है उसमें हम एक बार और 1000 का भाग कर देते हैं। जैसे जनसंख्या 20 लाख थी, विधायक थे 20, तो इसका मतलब कि वहां का एक विधायक 1 लाख लोगों को देखता है, यानी 1 लाख लोगों के वोट कौन देने जाएगा? एक विधायक देने जाएगा। तो उसकी कीमत वोट की तो 1 लाख हुई, लेकिन 1-1 लाख ऐसे करते करते तो फिर ये कई करोड़ों में पहुंच जाएगा। इसीलिए संख्या कम रहे तो 1000 से और भाग कर दिया जाता है और अब ये 100 आ गई। तो ये फंडा आपको याद हो गया कि किसी राज्य के एक विधायक का मत मूल्य कुल जनसंख्या बटे कुल निर्वाचित सदस्य भागा 1000। तो इस प्रक्रिया को जब अपनाया गया तो हर राज्यों का अलग अलग देखा गया। तो यूपी के एक विधायक का मत मूल्य आया 208। इसी तरह से झारखंड और तमिलनाडु दूसरे स्थान पे आते हैं। यहाँ के एक एक विधायक का मत मूल्य है 176। झारखंड के भी एक विधायक का मत मूल्य 176
तमिलनाडु का भी विधायक का एक मतमूल्य 76-100, बिहार का 175 है। इसी तरह से सिक्किम सबसे छोटा राज्य है भारत का जनसंख्या के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पर तो गोवा सबसे छोटा राज्य है, जनसंख्या के आधार पर सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। तो यहाँ कम जनसंख्या थी, इसलिए भाग करने पर कम संख्या आई, तो यहाँ पर सिर्फ 7 आया है, यानी सिक्किम के एक विधायक का मतमूल्य 7 होगा। और सिक्किम के बाद दूसरा स्थान आता है शायद अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल का, यहाँ के एक विधायक का मतमूल्य शायद 8 है। इस तरह से आप देख लीजिएगा। तो इस तरह से फार्मूले का प्रयोग करके पूरे भारत के सभी राज्यों का विधायकों का मतमूल्य निकाला गया। तो टोटल कितना आया मतमूल्य? अब यहां मतमूल्य को आप सीधा समझिए, मत कितना आया यानी कितनी वोटिंग हुई, यानी कितने वोट हैं वहां पे विधायक के। तो कुल राज्यों का मत आएगा 5,49,474। ये कैसे आया आप समझ रहे होंगे। हर राज्यों को वही फार्मूले के तहत गुजरना पड़ा, वहां के एक विधायक का मत मूल्य निकाला गया, फिर जितने विधायक थे सबका उसमें गुणा करके जोड़ दिया गया। ऐसे ही हर राज्यों का करके जब देखा गया तो भारत में जितने भी राज्य हैं सबके विधायकों का मिला करके मत मूल्य हो गया 5,49,474। इसका मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में सांसद के अलावा जितने लोग वोटिंग करते हैं उनकी वोट टोटल होती है इतना। अब इसके बाद हम निकालेंगे कि कुल सांसदों की वोट कितनी है, कुल सांसदों का मत कितना है। तो ये निकल के आएगा 5,49,408। तो ये 5,49,408 कैसे आएगा? तो इसके लिए एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है? तो एक सांसद का मत मूल्य बराबर कुल राज्य के विधायकों का मत मूल्य बटे कुल निर्वाचित सदस्य। तो कुल राज्य के विधायकों का मत मूल्य कितना आया है? 5,49,474। इसमें भाग करना है 776 का, क्योंकि पूरे सांसद कितने हैं? 776। जब भाग कर देंगे तो यह आ जाएगा 708 पॉइंट कुछ और। तो पॉइंट कुछ और है तो उसको छोड़ दीजिए, 708 ही रखिए। तो एक सांसद का मत मूल्य कितना है? 708। ये आप ध्यान में रखिएगा। अब 708 का गुणा करना है किसमें? 776 में। तो चूंकि यहां पॉइंट के बाद कुछ आया था, हमने उसको छोड़ दिया है, तो इसीलिए ये संख्या निकल के आई है 5,49,408, यानी 708 गुणित 776। इसका गुणा करने पर इतना आया। तो इस तरह से राष्ट्रपति के चुनाव में कुल कितने मत पड़ते हैं? अधिकतम कुल मत पड़ते हैं 8-4-12, 7-1-8, 4-4-8, 9-9-18, 4-4-8-1-9, 5-5-10, 10,98,882। यानी आपसे कोई ये पूछे कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में अधिकतम कितने वोट पड़ते हैं या पढ़ सकते हैं, तो बताइएगा 10,98,882। अगर पूछे कोई कि राष्ट्रपति के चुनाव में कितने लोग वोटिंग करने जाते हैं अधिकतम, तो आप बताएंगे 4,896। 4,896 लोगों की पूरी वोट हो गई 10,98,882। अब हम देखते हैं कि कैसे वोटिंग होती है, कैसे ये लोग वोट करने जाते हैं। तो सबसे पहले निर्धारण होता है कोटा का, यानी राष्ट्रपति के लिए एक फिक्स कोटा होता है कि इतना ही कोई पाएगा तभी जीतेगा, अन्यथा नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई जो अपना उसके प्रतिद्वंदी हैं उनसे ज्यादा पा गया तो जीत गया, ऐसा नहीं। तो कोटा का निर्धारण कैसे होता है? तो इसमें ऐसे होता है कि कुल वैध मत बटे 2 धन 1। तो देखिए 10,98,882 का आधा निकालिए पहले 2 का भाग करके, तो 5,49,441 आ गया। इसमें आप एक और जोड़ दीजिए तो 5,49,442। इतना वोट जो पा जाएगा मिनिमम, कम से कम, वो राष्ट्रपति बन जाएगा। बात समझ में आ गई? कोटा का निर्धारण कैसे होता है, ये फार्मूला है। चलिए अब वोटिंग कैसे होती है ये देखते हैं।
तो हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं, और उदाहरण में मान लीजिए कि कुल मत हैं, मान लीजिए हैं 100। मान लीजिए कि 100 मतों से किसी भी राष्ट्रपति का चुनाव होना है, तो इसमें कोटा कितना आएगा, यानी कितना जीतने के लिए होना चाहिए। तो 100 का आधा 50, 50 में एक जोड़ दो 51, यानी कि जो 51 पा जाएगा वो जीत जाएगा। और यहां लड़ने वालों की संख्या मान लीजिए 4 है, A, B, C, D, ये 4 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसमें गिनती होती है, पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड। तो पहले राउंड की हम गिनती करते हैं। अगर पहले राउंड में कोई 51 वोट पा गया तो वो जीत गया, और अगर 51 वोट कोई नहीं पाएगा तब दूसरे राउंड की गिनती होगी। उसमें अगर भी कोई 51 नहीं पाएगा तब तीसरे राउंड की गिनती होगी। भारत में अभी तक जितने भी राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं सब में पहले राउंड में ही जीत गए हैं। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था 1969 में कि पहले राउंड में जीत नहीं पाए थे, बीबी गिरी थे, उनकी गिनती जो दूसरे राउंड में हुई थी तब वो जीत पाए थे। तो राउंड क्या है आप समझिए। मान लीजिए कि पहले राउंड में A, B, C, D इन 4 लोगों को जो वोट मिला है वो मिला है 30, 40, 20 और 10। ध्यान से समझिएगा, बहुत टेक्निकल यहीं पर है। अब पहले राउंड में जब गिनती हुई तो 30, 40, 20 और 10 वोट मिला, 100 वोट हो गया। किसी को भी 51 वोट नहीं मिला है। इसका मतलब विजयी कोई घोषित नहीं हुआ पहले राउंड में। तो अब क्या होगा कि दूसरे राउंड की गिनती होगी, दूसरा राउंड शुरू होगा। तो दूसरा राउंड जब शुरू होगा तो दूसरे राउंड में सिर्फ 3 लोगों को देखा जाएगा, और इसी तरह से तीसरे राउंड में सिर्फ 2 लोगों को देखा जाएगा, और तीसरे राउंड में बात एकदम क्लियर हो जाएगी। तो पहले हम दूसरे राउंड को समझते हैं, दूसरे में शायद वारा न्यारा हो जाए, नहीं होगा तब तीसरे राउंड में जाएंगे। यानी पहले राउंड में जितने लोग वोटिंग में भाग लिए हैं, जितने लोग चुनाव लड़े हैं उन सबका देखा जाएगा। दूसरे राउंड में जो सबसे कम पहले राउंड का है उसको हटा दिया जाएगा। जैसे पहले राउंड में सबसे कम वोट कौन पाया है, D, तो अब दूसरे राउंड में D की वोट की गिनती नहीं होगी, D को हटा दिया जाएगा। D से ज्यादा जो पाए हैं उनकी गिनती होगी। तो अब देखो, A को मिला है पहले ही 30 वोट, B को मिला है 40 वोट, C को मिला है 20 वोट। अब इनके वोटों में जोड़ा जाएगा D के वोट को, क्योंकि D अब डिलीट हो चुका है, D को हटा दिया गया है। तो D का जो वोट है 10 वो इनमें बांटा जाएगा। इसी को बोला जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, यानी एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली। यानी वोट तो एक ही है, लेकिन अब यहां पर D की वोट A, B, C को मिल रही है। अब देखिए, यहां आने के पहले थोड़ा सा आपको मैं एक बात और बता दूं कि जैसे शुरू में जब 4 लोग थे तो इन चारों लोगों को वोट कैसे दिया गया था, पहले तो ये समझ लीजिए, तब हम राउंड में आएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मान लीजिए यक्ष नाम का व्यक्ति वोट देने गया, विधायक है या सांसद है, कोई भी है। उसकी वरीयता यह है कि मैं चाहता हूं, यानी यक्ष चाहता है कि C राष्ट्रपति बने, तो वो C के सामने 1 लिख देगा। उसके बाद वो चाहता है कि अगर किसी कारण से C न बन पाए तो D बने, अगर मान लीजिए किसी कारण से D भी न बन पाए तो A बने, और अगर ये तीनों न बन पाए तब जाकर के B बने। ये चुनना पड़ता है हर व्यक्ति को, यानी जो भी वोट देने जाएगा वो चारों को वोट देगा। उसके वोट की गिनती 1 ही होगी, लेकिन वोट वो चारों को देगा। जिसके सामने 1 लिखा रहेगा ये माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने उसी को वोट दिया है। ठीक, तो यहां पर जब पहले राउंड में गिनती हुई तो D को 100 में 10 लोग ऐसे थे जो D के आगे 1 लिखे थे। इसका मतलब वो 10 लोग किसको वोट दिए थे, D को वोट दिए थे। लेकिन D चूंकि हार गया, D को केवल 10 वोट मिला है। अब इसलिए इस 10 वोट को 3 भागों में बांट दिया जाएगा ताकि ये 10 वोट A, B और C को मिल सके। तो अब इन 10 वोट में यह देखा जाएगा कि कितने लोग दूसरी वरीयता पर किसको किसको रखे थे।
भाई 10 लोग पहली वरीयता पर डी को रखे थे, डी हार चुका है। तो अब देखेंगे कि ये 10 लोग दूसरे वरीयता पर किसको रखे थे, यानी कि 2 किसके आगे लिखे थे, ये 10 लोग। तो मान लीजिए जब ऐसा किया गया तो निकल के आया कि ए को 5 वोट दूसरे वरीयता में दी गई थी 10 लोगों द्वारा, बी को 3 वोट और सी को 2 वोट। तो अब ए के जो 30 वोट पहले थी पहले राउंड में, 30 में 5 जोड़ दिया जाएगा, बी में 3 जोड़ दिया जाएगा और सी में 2 जोड़ दिया जाएगा, और 30 5 35 हो गया, 40 3 43 हो गया, ठीक है, 20 और 2 22 हो गया। यहां तक बात समझ में आ गई। यानी दूसरे राउंड में ए को मिला 35 वोट, बी को मिला 43 वोट, सी को मिला 20 वोट, लेकिन दुर्भाग्य से किसी को भी 51 वोट नहीं मिला, इसलिए दूसरे राउंड में भी निर्णय नहीं हो पाया। अब जाएंगे तीसरे राउंड में। तीसरे राउंड में सी को हटा दिया जाएगा क्योंकि सी को सबसे कम वोट मिला है, और अब केवल ए और बी को देखा जाएगा कि कितने लोग मतलब वोट किए हैं। तो पहले जोड़ दीजिए, 30 5 35 वोट था पहले से ए का, 43 वोट था बी का। अब यही सबसे महत्वपूर्ण है, यही आपको समझना है। देखिए सी चूंकि कम वोट पाया, हट गया यहां से, तो सी के वोट जो 22 वोट थे, सॉरी 22, हाँ 20 2 22, जो सी के 22 वोट थे वो 2 प्रकार के वोट हैं, 20 + 2। ये 20 वोट तो ऐसे हैं जो प्रथम वरीयता के हैं, यानी 20 लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो सी के सामने 1 लिखे थे, वो चाहते थे कि सी राष्ट्रपति बने। तो अब इन 20 लोगों का ये देखा जाएगा कि ये लोग दूसरे स्थान पर किसको रखे हैं, है ना। तो ये दूसरे स्थान पे 3 लोगों को रखेंगे। भाई पहले स्थान पर ये रखे थे सी को, तो सी तो जीता नहीं, तो दूसरे स्थान पे किसको रखेंगे, या तो ए को रखेंगे, या तो बी को रखेंगे, या तो डी को रखेंगे। भले डी हट गया है, लेकिन इसको ये 20 लोग सेकंड वरीयता पे तो रखे ही होंगे कोई ना कोई। और यहां पर जो 2 लोग हैं इनका तीसरी वरीयता देखी जाएगी, क्योंकि ये जो 2 लोग थे शुरुआत के वो 10 से आए थे, यानी इनकी पहली वरीयता डी थी, डी हार चुका है। इनकी दूसरी वरीयता सी था, वो भी हार गया है। तो इनकी पहली वरीयता खत्म हो गई, दूसरी वरीयता खत्म हो गई, तो तीसरी वरीयता देखी जाएगी कि तीसरी वरीयता पे किसको रखे थे। तो तीसरी वरीयता पे किसको रखेंगे, तीसरी वरीयता पे न सी को रखेंगे ना डी को रखेंगे, बल्कि रखेंगे किसको, जो बचा है ए और बी। तो मान लीजिए ए को ये लोग 1 वोट दिए, बी को मतलब 1-1 वोट ए और बी में बट गई। यहां पर 20 लोग जो ए बी सी ए बी डी में बटे, तो मान लीजिए ए को मिला 13 वोट, बी को मिला 4 वोट और डी को मिला 3 वोट। अब ए के खाते में जुड़ जाएगा 13 वोट, बी के 13 प्लस और ये 1 वोट, ये बी के खाते में जुड़ेगा ये 4 वोट प्लस 1 वोट ये। यहां तक समझ में आ गया। अब इसके आगे बढ़िए। चूंकि डी चुनाव पहले ही हार चुका है पहले ही राउंड में, इसलिए डी को जो 3 वोट मिला है वो अब देखा जाएगा कि ये किसको दिया है। तो ये किसको देगा, या तो ए को देगा या तो बी को देगा, क्योंकि यहां पर जो डी था वो पहले राउंड में सी को दिया है, दूसरे राउंड में डी को दिया है, तो सी भी हार चुका है, डी भी हार चुका है, बचा है कौन, ए और बी। तो मान लीजिए कि ए को इसने दिया 2 वोट और बी को इसने दिया 1 वोट, यानी 3 वोट में ए को 2 मिला, बी को 1 मिला। तो अब यहां पर ए में 2 जुड़ जाएगा इनका और बी में 1 जुड़ जाएगा। तो अब जोड़ दीजिए, ए को कितना मिल गया, 35 13 48, 1 49 और 2 51, 51 वोट मिल गया ए को। इनको जोड़ देंगे तो यहां आएगा 49 वोट, वो 49 वोट मिला बी को और कोटा पूरा हो गया, ए विजयी हो गया। शुरुआत में ए को सिर्फ 30 वोट मिला था,
जश्न हो रहा था बी के घर में, क्योंकि 10 वोट ज़्यादा था। क्लियर हो गया था कि बी जीत जाएगा, लेकिन दूसरे राउंड और तीसरे राउंड की गिनती में ऐसा उल्टा हो गया और ए विजयी हो गया। भारत में आज तक कभी भी तीसरे राउंड की गिनती हो ही नहीं पाई है। 15 बार राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, 14 बार पहले राउंड में ही फाइनल हो गया है। सिर्फ एक बार बीबी गिरी वाले मामले में दूसरे राउंड में गया था, और बीबी गिरी जो है जीते थे 50.2% वोट से नीलम संजीवा रेड्डी को हराए थे। लेकिन यही नीलम संजीवा रेड्डी अगले बार निर्विरोध चुने गए थे, आपको पता होगा। तो ये है पूरी प्रक्रिया। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है मान लीजिए, तो आप इसी को एक बार और देख लीजिए, क्योंकि अगर मैं यही को फिर से बताऊंगा तो आपको बोरिंग महसूस होगी। चूंकि यूट्यूब पे वीडियो डला है, आप फिर से रिपीट कर लीजिए। आप 2-3 बार देखेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपको समझ में आ जाएगा। यहीं से आपको कठिनाई हुई होगी, डी के बाद से तीसरे राउंड से कठिनाई ज़्यादा हुई होगी, तो आप देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे ये भी पता है कि मैं इसके बताने के क्रम में कुछ बातें नहीं बता पाया हूँ। अगर मैं उन्हें भी बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो बातें छूट गई है वो सब अगले वीडियो में एक साथ मैं बता दूंगा। और यहाँ पर जो क्लियर नहीं हो पाया है स्पष्ट, आप कमेंट करिएगा, उसको मैं अगले वीडियो में और क्लियर कर दूंगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।